नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज महंगाई के बारे में बात करते हैं। अभी एक बयान आया था हमारे वित्त मंत्री का। उसमें कहा गया कि इस महंगाई से गरीबों को कम नुकसान हुआ है, अमीरों को ज़्यादा हुआ है। उससे आपको एक समझ में आती है बात कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। ये समझ कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती, विश्वविद्यालयों में ये समझ किसी के पास नहीं होगी कि महंगाई से, इन्फ्लेशन से गरीबों को नुकसान कम होता है, अमीरों का ज़्यादा। ये एक नई तरह की सोच है। उसके लिए जैसे तमाम नई तरह की सोचें हमारी सरकार ने हमको दी है, इसको उस तरह से देखना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपका टेम्परेचर लेता है, फिर पल्स देखता है, फिर ब्लड प्रेशर लेता है, जो वाइटल्स हैं। उस तरह से देखें तो हमारे यहाँ जो महंगाई का इंडेक्स है वो अपने आप में एक टेम्परेचर की तरह है। वो टेम्परेचर आज की तारीख में पिछले 40 सालों में हमारी महंगाई आज सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। 40 सालों में सबसे महंगी स्थिति होना कोई आसान बात नहीं है। कई चीज़ें हैं। मुझे याद आता है इंदिरा गांधी कहती थी ये अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना है, कुछ कह सकते हैं एक हद तक। लेकिन जब आप आंकड़े देखेंगे और उनको आंकेंगे, उसमें लगेगा कि जो सबसे बड़ा जो अभी एक फैक्टर है या जो वजह है महंगाई बढ़ने की, वो जिस तरह से सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं उनका असर कुछ ज़्यादा ही पड़ा है। ख़ास के जो पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारा टैक्स बढ़ाया गया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर टैक्स जो है 3-4 रुपए से 30 रुपए के आसपास हो जाए और वो करीब 4% से 30% हो जाए, तो उसका असर वो जो ऐसी चीज़ पर जो जिसका उपयोग सभी करते हैं, जिसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन में होता है, खेती बाड़ी में होता है, फर्टिलाइज़र में होता है, हर जगह होता है, उससे दाम बढ़ेंगे। तो 15% के आसपास जो आज कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है अप्रैल के महीने में, और जो पिछले 40 साल में सबसे ऊंची हो गई है, और इस बीच में जो पिछले 8 साल में भी, उसमें भी सबसे आगे है। तो यानी कि सरकार के अपने मापदंडों के हिसाब से पिछले इसी 8 साल में भी सबसे जो ख़राब मौसम है महंगाई का, वो अभी चल रहा है। साथ में रुपया गिर गया है। रुपया जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब वो 5 रुपए का होता था, डॉलर 5 रुपए का था। इंदिरा गांधी के ज़माने में 66 से 84 तक वो 5 रुपए से 10 रुपए तक गया। 20 साल में, 18 साल में 5 से 10 हुआ, यानी करीब 5 रुपए का फ़र्क पड़ा। और मनमोहन सिंह ने करीब 60 के आसपास छोड़ा था। तब आपने देखा होगा, देखने की सबसे अच्छी जो कमेंट्री हमारी अर्थव्यवस्था पर या सरकार पर आज है, वो हमें लगता है कि हमारे नरेंद्र भाई के जो वीडियो हैं 2013 और 14 के, उनको आप सुन लीजिए। हर बात पर जो वो तब कह रहे थे, वो आज उन्हीं की आवाज़ में आप सुन सकते हैं। उससे अच्छी कमेंट्री आपको नहीं मिलेगी कहीं पर। तो जो भी उन्होंने 2014 में कहा था, वो सब आज उतना ही सच है जितना 2014 में था, कुछ ज़्यादा ही सच है। क्योंकि कोई मुझे ऐसा वक्त नहीं दिखता जब 8 साल में कोई भी ऐसा इंडेक्स हो जो 3 गुना हो गया हो। हमने जो 67 साल में किया, उसका 3 गुना जो बुरे इंडेक्स हैं, जो कम होने चाहिए थे, वहाँ पे इजाफा हुआ है 3 गुने का। खैर, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। रुपए जो है वो 78 रुपए के आसपास है। अब लोग कहते हैं कि वो 79 होगा, 80 होगा। मेरा मानना है कि जिस तरह जो लोग इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ख़ास करके डॉलर का जो दाम है वो 100 रुपए के आसपास है, और जो लोग नहीं करते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो दूसरा दूसरा उसका होता है, जो चीज़ें खरीदते हैं जिनका उत्पादन में इस्तेमाल होता है, वहाँ अगर रुपए के दाम डॉलर के मुकाबले कम हो जाएंगे, यानी कि डॉलर महंगा और रुपया सस्ता, तो उसका असर जो हमारी जो देश में जो चीज़ें हैं जिनमें इम्पोर्टेड हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने में, वहाँ फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अमीरों को। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई वो परिलक्षित होती जो चीज़ें हम आमतौर पे खाते पीते हैं। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स हुआ। लेकिन ज़्यादा जो महंगाई जो अपने आप पे जो उसके जो सूचक हैं वो पकड़ते हैं चीज़ों को, उनको जिनका हम इस्तेमाल रोज़मर्रा में करते हैं।
तो अगर एक गरीब आदमी की तनख्वाह 12,000 रुपये है महीने की, और जिसकी तनख्वाह लाख रुपए महीने की है, वो अलग अलग चीज़ें खाते ज़रूर हैं, लेकिन जो लाख रुपए वाले की जो चोट होगी वो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ी मुश्किल होगी, बर्दाश्त कर लेंगे। जिसकी तनख्वाह 12,000 महीने की है, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, कि उसमें कोई बचत की गुंजाइश ही नहीं होती। तो क्या काटेंगे, क्या खाएंगे? तो उनका जो जो कैलोरी जो खाते हैं और जो पोषण तत्व हैं, उस पर फर्क पड़ता है। तभी आप देखा होगा, कई हमारे पास अभी सूचक हैं। प्रधानमंत्री वाला एक सूचक है कि 80 करोड़ लोग उन्होंने मुफ्त में राशन दिया था, और दूसरा सूचक यह है कि 95 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है। तो देश में 95 करोड़ लोग 140 करोड़ में से ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह से सरकार के समर्थन मदद में जुड़े हुए हैं। 95 करोड़ 140 में से। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हमें नहीं लगता किसी देश में, कोई भी समृद्ध देश या कोई भी किसी भी देश में, इनका अनुपात, जिनको सरकार से कुछ मदद मिलती है, इस तरह की सीधे सब्सिडी मिलती है, सीधे पैसे मिलते हैं, ऐसे 95% अगर हों, तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। ये ज़रूर है कि 55 करोड़ भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 55 करोड़ अमेरिका के 35 करोड़ के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अमेरिका के जो 35 करोड़ हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय $60,000 मान लीजिए आप, और हमारे जो 55 करोड़ हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है, मान लीजिए 10 से $12,000 होगी। हमारी अर्थव्यवस्था में करीब 90% लोगों की आमदनी 25,000 रुपये महीने से कम है। दिल्ली सबसे समृद्ध इलाका है, वहाँ भी ये हालत है। तो आप उससे अंदाज लगाइए कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया है। लेकिन अगर आप देखें, कुछ रिपोर्ट, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है जो अभी सरकार पसंद नहीं करती है उसको, उन्होंने कहा कि भारत की जो तरक्की के आसार हैं वो ठीक है। और किस आधार पे वो कहते हैं, उसकी बात कर लेंगे। अभी कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ IMF, कुछ वर्ल्ड बैंक, इन सब के जो सूचक हैं, और कुछ अपने जो देश के लोग हैं, उन सब की एक बात मैंने देखी कि लोग अब बुरी खबर लेकर आना नहीं चाहते। जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो रिश्ता बनाना चाहते हैं देश से, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात कहें, तो उसको गोल मटोल करके टाल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें डॉक्टर की नज़र से, हमारी महंगाई का सूचक, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारी जो पल्स है, उस हिसाब से रुपए को देखिए और इंटरेस्ट रेट को देखिए, तो जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक तो ये कि हमारा कर्जा है, कर्जा करीब 3 गुना हो गया है, 8 साल में बढ़ गया है देश का कर्जा। वो भी बहुत अच्छी सूचक नहीं है एक तरह से देखिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ ये भी हुआ है कि कई जो कंपनियां हैं विदेशी, जिन्होंने यहाँ काफ़ी नौकरियां दी थी लोगों को, बड़ी मोटर कार कंपनियां, फोर्ड, GM वगैरह, वो सब चली जा रही हैं। जिनके आने की उम्मीद थी, टेस्ला वगैरह, वो आ नहीं रहे हैं। तो एक माहौल बन रहा है कि जो हम मेक इन इंडिया कर रहे थे, उसका जो नारा दिया गया था, उसके तहत आप आंकड़े देख लीजिएगा कितना बना है। लेकिन अगर आप एक निष्पक्ष रूप से देखें, तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कि नारे बहुत लगे हैं, कुछ एक चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों को लाया गया है यहाँ पर। वो कह सकते हैं कि कुछ सेलफोन बनना शुरू हुए हैं, फॉक्सकॉन वगैरह की जो कंपनियाँ आई हैं। लेकिन अगर हमें साल में 2 करोड़ नौकरियाँ देनी है हर साल, तो उसके लिए बहुत लंबी योजना बनानी पड़ेगी। और ये योजना सरकार नहीं बना सकती, सरकार की सीमा के बाहर है। ऐसे भी सरकार सारे जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं, उन सब से निकल रही है, वो कंपनियां बेच रही है। वो कोशिश ये भी कर रही थी कि जो किसानों के आंदोलन में जो 3 बड़े कानून बन रहे थे, कि जो कृषि क्षेत्र है उसको बाजार में ले आया जाए, इस तरह से कि सरकार को उसमें कुछ खरीदना न पड़े। यानी कि सरकार उद्योग और किसी भी उत्पादकता से अलग होना चाहती है। ऐसे में 2 करोड़ नौकरियां बनाना उसके लिए आसान नहीं है। तो पिछले 8 साल नौकरियां बहुत कम नहीं बनी हैं। और अभी देखा आपने, रेलवे ने 72,000 नौकरियां कम कर दी, और विदेशी कंपनियां जा रही हैं। तो ये तो बहुत छोटी बात है 2 करोड़ के मुकाबले। लेकिन आज की तारीख में अगर हमारे यहाँ लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोगों ने, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया 2 साल या जितने भी समय से, और 95 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिल रही है। लेकिन उससे हम भविष्य की नींव बना नहीं सकते।
लोग कहते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि नई है, जिनमें उत्पादन हो ना हो, उनकी जो बाजार में जो उनका मूल्य है वो करीब 7,500 करोड़ के ऊपर हो जाता है, उनको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वो कंपनियां जो स्टार्टअप होती हैं, लेकिन उनमें क्षमता ऐसी होती है, उनमें इन्वेस्ट करने वाले ऐसा समझते हैं कि ये कंपनियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, और उनका मूल्यांकन करते हैं $1 बिलियन के ऊपर। पेटीएम अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी बन गई थी। उसका उसका भी नाम था, जुड़ा था डीमोनेटाइजेशन से, क्योंकि एक कहीं पर डिजिटल इंडिया को नाम लेकर के एक भावना थी, अगर हम सब लोग जो हैं वो पेमेंट देना शुरू कर दें इलेक्ट्रॉनिकली तो चीज़ें बदल जाएंगी। खैर, पेटीएम की काफ़ी नज़दीकी बातचीत चल रही थी सरकार से एक ज़माने में, जो डीमोनेटाइजेशन के ज़माने में। अब उसका वैल्यूएशन जो है वो करीब 90% ज़्यादा गिर गया है, ये कल ही की बात है। तो एक यूनिकॉर्न इस तरह गया, और बाकी सभी जो हैं मेरी नज़र में वो अमेरिका में उनको कहते हैं स्टार्टअप, जो कुछ नई चीज़ें करती हैं, नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, जैसा कभी पहले ऐसा हुआ नहीं। तो भारत के जो कंपनियां स्टार्टअप्स हैं वो हैं जो अमेरिका में हो जाता है उसके पीछे वाले कर्व पे चलती हैं, एक कदम, दो कदम, तीन कदम पीछे, लेकिन कोशिश करती है कि वहाँ जो हुआ है उसके निकल करके भारत के बाजार में, भारत के माहौल में उन पर काम करें। वो अच्छी बात है, लेकिन उससे हम ऐसी कोई ज़मीन तैयार नहीं करते जिससे कि बहुत बड़ी तरक्की हो सके, जिससे कि हम जो तरक्की का जो एक आधार होता है उसकी जो नींव डाल सके, ऐसा नहीं होता। तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ से दिल्ली से मान लीजिए कलकत्ता जाना है, और रास्ते कई हैं, हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल ले लें, बैलगाड़ी ले लें, घोड़ा गाड़ी ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, कार ले लें, ट्रेन ले लें, हवाई जहाज ले लें, बहुत तरीके हैं। हम क्या लेंगे ये हमारे ऊपर तय करेगा, हमारी साधनों पर तय करेगा, लेकिन ये संभावनाएं हैं। तो अगर ये आप देखेंगे तो हमारा जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था का जो रास्ता है वो खैर पैदल से तो अलग हो गया, साइकिल से थोड़ा ऊपर बढ़ गया, बैलगाड़ी को छोड़ दिया पीछे, लेकिन कहीं अभी जो तांगे के जो स्तर पे वहाँ पे कहीं चल रहा है, लेकिन उस तांगे का जो पहिया है उसमें एक तो बैलगाड़ी का पहिया है, और दूसरा जो है वो ट्रैक्टर का पहिया लगा दिया या कार का पहिया लगा दिया। कुछ इस तरह हमारी जो गाड़ी चल रही है, अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें कि और उसको नापें जो 24 जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले में, हमारा ढांचा कुछ इस तरह का है। यानी इसमें बहुत कुछ है, एक ही सड़क पे कार भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी, पैदल भी चलेगी, घोड़ा गाड़ी भी चलेगी। तो वो जो एक हमारी अर्थव्यवस्था की अपनी एक खासियत है, उसका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अंत में अगर हमारी आबादी 2% बढ़ती है और हमारी आमदनी हर साल देश की 2% ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी नहीं, और जो और लोग हैं उनको नए मौके नहीं मिलेंगे। उसके लिए हम कैसे योजना बनाएं कि जो बाजार है उसके आधार पे कहीं आगे बढ़ सके। उस बीच पे जो इस पर जो सोच हुई है पिछले 8 साल में, वो ज़्यादातर एक आकांक्षा को लेकर के हुई है, इरादे को लेकर के हुई है, लेकिन सोच समझ के वो बात नहीं की गई। आपने एक जुमला देखा, मेक इन इंडिया, आपने आत्मनिर्भरता की बात सुनी। आत्मनिर्भरता का नारा नेहरू ने दिया था, सेल्फ फाइनेंस की बात, स्वावलंबन की बात तब से शुरू हुई थी, और उसके कई पहलू हो सकते हैं। तब उन्होंने कहा हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, फिर आई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की, हम एक्सपोर्ट करके ग्रोथ करेंगे। तो हम लोग सीखते रहे हैं, लेकिन करीब जब 90 में, जब नरसिम्हा राव ने 90-91 में अर्थव्यवस्था की दिशा बदलना शुरू की, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। जो पीढ़ी है आज करीब 31-32 साल की हो गई है, ये लोग वो थे जो बाहर पढ़ने चले गए। अब इनके बच्चे जो हैं वो 20, 21, 22, 25 साल के हो गए हैं, वो सब बाहर पढ़ने चले गए। तो अगर जिस पीढ़ी में एक परिवार में से एक बालक गया बाहर पढ़ने के लिए 1990-91 में, तो वो लौट के आए, मान लीजिए 5-6 साल बाद उन्होंने जो यहाँ काम शुरू किया, उनके बच्चे अब तैयार हो रहे हैं जो हमारी नई वर्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। वो लोग बना रहे हैं इस तरह के जो यूनिकॉर्न्स हैं आज की तारीख में, जो स्टार्टअप्स हैं, उनका काफ़ी योगदान है। आज से 30 साल पहले आप किसी आईएएस से पूछते आप बच्चों को क्या करना चाहिए, नरसिम्हा राव के पहले, तो कहते उम्मीद करेंगे वो भी आईएएस बने। आज किसी आईएएस अफसर से पूछिए आप क्या चाहते हैं बच्चे करें,
कोई नहीं कहता कि मेरा बच्चा आईएएस बने। इतना फ़र्क देश में ज़रूर आया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम सबको सरकार पे और उसकी ताकत पे छोड़ने के बजाय हम जानते हैं कि बाज़ार में ज़्यादा फ़ायदे हैं, लोग ज़्यादा उससे एंगेज्ड होते हैं, उनका मन लगता है, वो बड़े काम कर सकते हैं, उसमें एक आज़ादी है और एक अलग माहौल बनता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आईएएस के ऑफ़िसर्स के बच्चे वो ना चाहें कि आईएएस बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो बदलाव आया है, ये बच्चे जिस तरह सोच रहे हैं, मुझे लगता है जो अगली पीढ़ी इनकी होगी, तब हम कहीं दुनिया में अलग तरह से खड़े हो पाएँगे। हमेशा याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था 140 करोड़ की है, लेकिन उसकी बराबरी हमें करनी चाहिए 7 करोड़ का फ्रांस, जर्मनी तो बहुत बड़ा है, इटली, स्पेन वगैरह, हमारी अर्थव्यवस्था उनके बराबर है, देखिए तो, पैसे के हिसाब से। लेकिन मजबूरियाँ ज़्यादा हैं, मुश्किलें ज़्यादा हैं और चीन के मुकाबले हम करीब 1 छठा 7वां हिस्सा उसका है। लेकिन जो व्यवस्था वहाँ की है, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास सारे लीवर नहीं हैं। उनके पास साफ कुछ जैसे एक अच्छा सा कॉकपिट बना होता है और हम जो है चाबुक चला रहे हैं। तो चाबुक चलाने में और कॉकपिट वाले अप्रोच में थोड़ा-सा फ़र्क रहता है। तो आज की स्थिति ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हम ये नहीं कहेंगे इतनी ख़राब कभी नहीं थी, लेकिन अगर हम पिछले 40 सालों में जो वो दौर देखें, जब उसकी हालत बड़ी पतली थी, तो वो हालत आज की स्थिति है। मुझे थोड़ा-सा डर लगता है सोच के कि पिछले 4-5 हफ्तों में जो 20 से 1 मैंने उबर में बैठ के जो बातें की उन लोगों से, वो सब कहते हैं कि साहब हम भी श्रीलंका होने जा रहे हैं। ये जो एक भावना बन रही है, वो बहुत अच्छी नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो लोग हैं कह गरीब हैं, जिनकी आमदनी 300 मिला मैं, तमाम लोग जिनके पास 10-12 हज़ार आमदनी वाले हैं, वो कहते हैं बहुत मुश्किल है, उनसे पूछिए कुरैत के और पूछिए सब खुश हो? हाँ, खुश हैं। तो ऊपर से कहते हैं खुश हैं, लेकिन अंदर से जो एक-एक बात पूछें तो बड़ी मुश्किलें हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने की कि सिर्फ़ खुश कहने से कुछ लोग खुश नहीं होते, जैसे ही पूछें उनकी आँखें नम हो जाती हैं। वो नमी हम आँखों की कैसे ठीक करें, वो जो उनका दुःख दर्द कैसे हटाएँ, इसके बारे में सोचना जो है वो नेतृत्व का काम है, सरकार का काम है। उम्मीद करेंगे कि अर्थव्यवस्था पे हम नए तरह से सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह से 8 साल सोचा है, उससे हम एक अच्छी कहते हैं दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेके शुरू की हमने 8 साल की यात्रा और आज हम लड़खड़ा रहे हैं और उससे हमें फिर से उसमें स्फूर्ति लाने की ज़रूरत है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।